हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो चलिए आज मैं आपके मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए और इनकम टैक्स ऑफिसर के एग्जाम में जो चैप्टर 2 है, जिसमें कि चार्जिंग सेक्शन भी कहा जाता है, सेक्शन 4 से लेके सेक्शन 10 तक, उसमें जो रेलिवेंट सेक्शन है उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे और उसके इंपॉर्टेंस इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम आज जानते हैं कि कौन सा सेक्शन चार्जिंग है। हाउ रेसिडेंस is determined as per the section given in the Income Tax Act and how Portuguese people are governed in income tax। इस तीन सेक्शन को हम आपके इंपॉर्टेंस के लिए, और एक क्वेश्चन और रहेगा कि हाउ व्हाट इज द स्कोप ऑफ द इनकम। इन चार सेक्शन को मैं कवर करूंगा ताकि आप इस बात को समझ जाइए कि चैप्टर 2 से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे आपके लिए बहुत रिलेवेंट होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 ऑफ द आईटी एक्ट 2025 और आईटी एक्ट 1961। बस अंतर इतना रहेगा इन दोनों में कि सेक्शन जो है हम इसका कोट करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो पुराना ही है, ध्यान रखिएगा, वो पुराना ही है। तो चलिए हम चैप्टर 2 में क्या बोलता है। चैप्टर 2 में सबसे पहले तो आप मोटा मोटी ध्यान रखिएगा, सेक्शन जो है वो 4 से लेके 10 तक है, जो कि आपके पीटी के, आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यू जो पूछा जा सकता है कि चैप्टर 2 में कितने सेक्शंस हैं या कहाँ से कहाँ तक है। तो 4 to 10 है। इसमें से जो जो रेलिवेंट है उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले सेक्शन 4। सेक्शन 4 क्या है? चार्जिंग ऑफ सेक्शन, चार्जिंग ऑफ इनकम, नॉट सेक्शन। तो इसका जो ब्रीफ आइडिया है वो ये है कि जब भी इनकम टैक्स में या कोई भी इनकम पे टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, ये डिसीजन जो है हमारे सेंट्रल एक्ट के थ्रू होता है। मतलब पार्लियामेंट के द्वारा जो फाइनेंस एक्ट पास होता है उस वही कहा गया है कि चार्जिंग ऑफ इनकम, मतलब एनी इनकम वेदर इट इज चार्जेबल और नॉट विल बी डिसाइडेड बाय द सेंट्रल एक्ट। और वो सेंट्रल एक्ट हमारे लिए क्या है? वो है फाइनेंस एक्ट। टाइम टू टाइम जो फाइनेंस एक्ट आता है वो है, राइट। सेकंड जो है, इसमें चार्जिंग के तौर पे, टैक्स जो कलेक्शन के तौर पे होता है वो होता है टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स एंड सेस। क्लियर? सेस मतलब एजुकेशन सेस। तो ये जो है क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि एज पर इनकम टैक्स एक्ट या सेक्शन 4 व्हाट आर द क्राइटेरिया टू कलेक्ट द टैक्स। तो क्राइटेरिया जो या मेथड तो है टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स और सेस, ध्यान रखिएगा। और ऐसे टैक्स वगैरह तो जो है वो रेगुलर टैक्स तो नॉर्मल चीज़ है। हाँ, ये जरूर मान के चलिए कि ऐसे टैक्स लगेगा या नहीं, सेल्फ असेसमेंट टैक्स लगेगा या नहीं, रेगुलर टैक्स देना है या नहीं देना, ये सारे के सारे कहाँ से डिसाइड होते हैं? तो फाइनेंस एक्ट के थ्रू, मतलब सेंट्रल एक्ट के थ्रू। तो सेंट्रल एक्ट हमारा क्या है? इनकम टैक्स एक्ट फर्स्ट। सेकेंड थिंग फाइनेंस एक्ट, जो टाइम टू टाइम हर एक फाइनेंशियल ईयर के लिए लाया जाता है। अब आता है सेक्शन 5। सेक्शन 5 क्या बोलता है? स्कोप ऑफ इनकम। स्कोप ऑफ इनकम मतलब क्या हुआ कि हम इनकम का क्या स्कोप है, मतलब कितना ब्रॉड है, किसको इनकम कहेंगे और किसको नहीं कहेंगे, है ना। तो इसके लिए इसमें बताया जाता है सेक्शन 5 में कि एनी इनकम अराइजेज इन इंडिया, एक्रूड इन इंडिया विल बी टैक्सेबल। विल बी टैक्सेबल मतलब इंडियन टेरिटोरी में, इंडिया में किसी भी रूप में किसी को भी ध्यान रखिएगा, अगर कोई इनकम जनरेट होता है देन इट विल बी टैक्सेबल और इट विल बी टैक्स एज पर सेक्शन 4, मतलब चार्जिंग सेक्शन के अंतर्गत। अब इसमें जो स्कोप ऑफ इनकम में आता है वो आता है अराइज, डिराइव, एक्रूड इन इंडिया। ये ध्यान रखिएगा, इन इंडिया, राइट। एक चीज हो गया। दूसरा, इसमें जो कवर होते हैं वो दो तरह के लोग होते हैं, या तो रेसिडेंट होंगे या नॉन रेसिडेंट होंगे। नॉन रेसिडेंट होंगे तो इन्हीं दोनों को कवर किया जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, एनी पर्सन having income generated in India
derived in India, accrued in India, will be liable to make the tax or make the payment of tax against the income if that is charged by the Finance Act or Income Tax Act. क्लियर? चलिए अब यहां पे आते हैं कि रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट को डिसाइड करने वाला सेक्शन कौन होता है, कि किस सेक्शन के अंतर्गत रेसिडेंट होगा और किस सेक्शन के अंतर्गत नॉन रेसिडेंट माने जाएंगे। तो उसके लिए प्रोविजन क्या है, ये हो सकता है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए, तो रेसिडेंशियल स्टेटस को जो डिमांड रखते हैं, मतलब जो पैमाना अपना है, वो रेसिडेंशियल स्टेटस में आएगा सेक्शन 6। आप लोगों ने सुना होगा 1961 के एक्ट में भी सेक्शन 6 था और 2025 के एक्ट में भी सेक्शन 6 ही है इसको कवर करने के लिए, है ना। तो यहाँ पे सेक्शन 6 में जो मेजर रूल्स है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सेक्शन 6 में रेसिडेंट डिक्लेयर करने के लिए जो रूल फॉलो होता है वो होता है दो तरीके का। पहला कि वो सिटीजनशिप के तौर पे माना जाता है। पहला, जो सिटीजनशिप मतलब जो इंडिया का सिटीजन है उसका इनकम कुछ भी यहाँ जनरेट होता है वो टैक्सेबल होगा, तो वो रेसिडेंट है, राइट। दूसरा होता है, मतलब इसके अंतर्गत सिटीजनशिप के आधार पे, और दूसरा होता है डेज रूल के आधार पे। सिटीजनशिप या डेज रूल, जो इंडिया का सिटीजन है कहीं पे भी गया, मान लीजिए फॉरेन में भी कमा रहा है, तो वो इनकम कहाँ लेके आ रहा है, यहाँ पे तो वो इंडिया में यहाँ टैक्स दे सकता है, बशर्ते कि वहाँ पे टैक्स ना हो, डबल टैक्सेशन नहीं होना चाहिए। डीटीए भी साइन इसीलिए होता है, या डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने का डीटीए साइन होता है, या अपने डिपार्टमेंट में ये भी कहा जाता है कि डबल टैक्स नहीं लगना है। क्लियर? तो ये रूल हुआ। अब इसके ऊपर हमें डिस्कशन नहीं करना है डेज रूल के आधार पे। तो डेज रूल में सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति का रेसिडेंट डिक्लेयर करना है या कंसीडर करना है कि वेदर ही इज रेसिडेंट और नॉट, तो वो 182 डेज का रूल फॉलो होता है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी पर्टिकुलर टैक्स ईयर में जिसकी बात करते हैं, अगर वो 182 डेज या इससे अधिक, है ना, इससे अधिक कोई इंडिया में रहा है तो ही विल बी कंसिडर्ड एज रेसिडेंट। 182 डेज या वो इससे अधिक। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर कोई व्यक्ति 60 डेज रहा है किसी टैक्स ईयर में, टैक्स ईयर ध्यान रखिएगा, यहां पे भी टैक्स ईयर की बात हो रही है, फाइनेंशियल ईयर हम लोगों को बात नहीं करना है। तो 60 डेज अगर रहा है तब हम क्या करेंगे, तो 182 डेज रूल को तो फॉलो नहीं कर रहा है, तो 60 डेज की बात जब आती है तो हमें यहां पे बताया जाता है कि एक और क्लॉज जोड़ दीजिए जिसमें लिखा रहता है एंड, है ना। तो एंड में 365 डेज इन 4 ईयर्स, और 4 ईयर कौन सा भाई, तो प्रीसीडिंग 4 ईयर्स, मतलब पिछले 4 टैक्स ईयर में अगर वो 365 दिन रह गया है और 60 डेज से अधिक रहा है लेकिन 182 डेज से कम रहा है, देन दैट पर्सन विल बी कंसिडर्ड एज सिटीजन। क्लियर? कहीं पे ये क्राइटेरिया दिया गया है कि कोई ऐसा पर्सन, जैसे कोई शिप पे काम करता है जो इंडिया से बाहर जाना, उसका आना जाना लगा रहता है, तो उसके लिए बोला गया कि 182 डेज वाला क्राइटेरिया नहीं होगा, और जहां 60 डेज है उनके लिए वो क्राइटेरिया जो है 120 डेज माना जाएगा। जो शिप बाउंड काम करते हैं, एम्प्लॉय है जो फॉरेन में अदर कंट्री में जाते हैं इनकम के पर्पज से, एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से, तो उनके लिए क्राइटेरिया जो है 120 दिन और 365 दिन वाला जो क्राइटेरिया है वो तो कंसीडर करते ही है। तो मतलब क्या हुआ कि हमको 182 डेज का रूल रखना है, फिर 60 और 365 का, और जो 60 यहाँ लिखा हुआ है वो 120 डेज का कंसीडर करना है। क्लियर? ये हो गया रेसिडेंट के तौर पे। अब नेक्स्ट जो होता है कि एक डीम्ड रेसिडेंट होते हैं। डीम्ड रेसिडेंट मतलब एनी सिटीजन हु इज हैविंग अ प्रॉपर इनकम अब्रॉड बट दैट इनकम इज नॉट टैक्स्ड elsewhere or anywhere, then that income will be taxable in India.
ध्यान रखिएगा इस चीज को, जो कि एक बेसिकली स्टेटलेस सिचुएशन को कवर करने के लिए है। जो गैप क्रिएट होता है ना कि वे कोई ऐसे भी तो हो सकते हैं जो कि बाहर कहीं जहां कमा रहे हैं वो टैक्स फ्री या टैक्स हेवन के तौर पे एरिया माना जाता है जहाँ पे टैक्स नहीं लगता है, और वो इंडिया आ रहा है तो यहाँ पे भी हम उनको एनआरआई ट्रीट करके या फॉरेनर ट्रीट करके या फॉरेन बाउंड या फॉरेन जनरेटेड इनकम को ट्रीट करके छोड़ देंगे, टैक्स नहीं देंगे। तो इसी गैप को फील करने के लिए ये प्रोविजन लाया गया स्टेटलेस वाला, डीम्ड रेसिडेंट के तौर पर। चलिए अब आते हैं हम लोग एनआरआई नॉन रेसिडेंट की बात करते हैं। तो इन सारे क्राइटेरिया में जो नहीं बैठता है वो क्या कहलाएगा? नॉन रेसिडेंट इंडियन, नॉन रेसिडेंट। क्लियर? अब यहां पे एक आता है रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। तो ऐसे लोगों के लिए बोला गया है कि 9 आउट ऑफ 10 ईयर जो इंडिया में रहता है, ईयर फर्स्ट, दूसरा 729 और मोर डेज इन 7 ईयर्स। अगर ऐसा सिचुएशन मीट होता है देन ही विल बी कंसिडर रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। मतलब ये हुआ कि 10 साल में वो 9 साल इंडिया में रहा, चाहे जैसे भी गैप करके 6 महीना इस साल 6 महीना उस साल, क्योंकि 182 डेज वाला क्राइटेरिया तो मीट नहीं होगा उसके लिए, है ना। अगर 182 नहीं क्राइटेरिया मीट हो रहा है तब क्या करेंगे भाई? तो कई बार ऐसा भी होता है कि 365 डेज वाला भी रूल कंसीडर कर रहे हैं तब भी वो फिट नहीं बैठ रहा है। तो इसलिए बोला गया कि अगर 9 साल में ये पाया गया, 10 साल में कि 9 साल वो इंडिया में रहा, या 7 साल में 729 दिन इंडिया में किसी न किसी रूप में रहा, देन ही विल बी कंसिडर एज रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। क्लियर? ये रेसिडेंशियल स्टेटस सेक्शन 6 का है। अब बाकी जो रूल है वो सब सिंप्लीफाई कर देता हूं। अदर देन पर्सन, other than individual, all residential status will be determined as per the registration, as per the incorporation। अब जैसे HUF है, कंपनी है, AOP है, ये जितने भी अदर देन इंडिविजुअल है, इन सब का डिसीजन जो होता है रजिस्ट्रेशन के आधार पे, इनकॉर्पोरेशन के आधार पे कि कहां पे इनकॉर्पोरेट हुआ है। रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेशन के आधार पे होता है। जो जहां पे भी इनकॉर्पोरेट होगा वहां पे ही ये वही रेसिडेंट माना जाएगा। तो इंडिया में अगर इनकॉर्पोरेशन हुआ है, रजिस्ट्रेशन है, देन दिस ऑल एंटिटी विल बी कंसिडर्ड एज रेसिडेंट। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन कंपनी के रेस्पेक्ट में आता है, वो होता है कि पोयम वाला बात है ना, कि कई ऐसी कंपनी है जिसका कि इंडिया में भी है और फॉरेन में भी है, लेकिन मेन हेडक्वार्टर फॉरेन में किसी जगह पे है, वहीं से सारा कंट्रोलिंग होता है। तो इन दैट केस, या मल्टीनेशनल कंपनीज का मल्टीपल ब्रांचेज होते हैं अलग अलग कंट्री में, तो वो कहाँ से मॉनिटर होता है, कहाँ से मैनेज होता है, कंट्रोल होता है, या किसका रेसिडेंट माना जाएगा, इसके लिए हमारे सेक्शन में प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट की बात की गई है। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट मतलब ये हुआ कि एनी कंपनी which has such a place which is the key controlling authority, key managerial decision, all boards meetings and decisions are being taken from that place। ऐसे में जहां जिस भी प्लेस से ये डिसीजन लिया जाता है, इन स्पाइट ऑफ दिस कि रजिस्ट्रेशन इंडिया में है, इनकॉर्पोरेशन इंडिया में है, तब भी अगर ये पता चलता है कि इसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया से बाहर है, देन इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज रेसिडेंट। डिड यू गेट द पॉइंट? मतलब कहने का मतलब है कि किसी कंपनी को कंट्रोल करने में, मैनेज करने में, प्रॉपर फाइनल डिसीजन लेने में, जो प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है, कंपनी के लिए वेलफेयर होता है या कंपनी के लिए इंटरेस्ट में, जो फाइनल डिसीजन जिस भी प्लेस पे बैठ के लिया जाता है, जनरली ये नहीं कि अभी लंदन में बैठ के डिसीजन ले लिए तो कल अमेरिका में कहीं पे भी
ले लिया सैन फ्रांसिस्को में बैठ गया, ऐसा नहीं। वेयर डे टू डे रेगुलर बेसिस पे जहां मैनेजमेंट की कंट्रोल, की डिसीजन, बोर्ड्स ऑफ मीटिंग्स held या happens, that place will be considered as headquarter of the company, and in that case अगर इंडिया से बाहर है then it will not be considered as resident। उसी तरह से HUF और AOP, HUF में भी अगर मान लीजिए कर्ता जो है कहीं बाहर का है, इंडिया से बाहर का है, HUF यहाँ बना हुआ है लेकिन वहीं से सारा डिसीजन लिया जाता है, वहीं कंट्रोल, मतलब या HUF को कंट्रोल वाला जो है वो बाहर रहता है, AOP को कंट्रोल करने वाला बाहर होता है। इन दैट केस ऑल्सो place of effective management rule will be followed, and accordingly residential status or not residential status will be granted or will be considered। क्लियर? चलिए ये सेक्शन 6 का था। अब आते हैं हम लोग लास्ट सेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके पहले मैं एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। सेक्शन 7, 8 ये सब जो 9 है वो सब बेसिकली इस बात से कंसर्न रखता है कि जो इनकम यहाँ पे जनरेट हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि किसी कैपिटल एसेट जो ट्रांसफर हो रहा है अदर बिकॉज ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप या लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, इस तरह का जितना भी एसेट आपके हेड में अगर आ रहा है then that will be considered as income generated in India and will be taxable as per section 4 first। secondly deemed receipt या deemed income, accrued income जो इंडिया में हो रहा है, या deemed dividend या इंटरिम डिविडेंड जो भी इवन फॉरेन कंपनी के द्वारा भी हो रहा है, अगर इंडिया में इंडियन व्यक्ति को रिसीव हो रहा है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज एक्रूड इन इंडिया। एक्रूड इन इंडिया। अब यह ध्यान रखिएगा कि एग्जेम्पशन और नॉट एग्जेम्पशन की बात जो है वो हम लोग सेक्शन 11 में करते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है कि भाई एक्रूड एराइजेज और एक्रूड इन इंडिया सेक्शन 7, 8, 9 ये सब पढ़िएगा, जिसमें बोला गया है डीम्ड, ये डिविडेंड विल बी ऑल्सो बी डीम्ड इनकम हियर, accrued income here, receipt, any receipt accrued in India, ये सारा चीज कैपिटल एसेट ट्रांसफर होने के कारण either because of dissolution or something। चलिए अब आते हैं सेक्शन 10 जो कि इस पार्ट का लास्ट है। सेक्शन 10 जो बोलता है कि apportionment of a family governed by Portuguese सिविल कोड। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, तो एकदम ब्रीफ में आपको बताऊंगा जिससे कि क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, चाहे आप ITO का एग्जाम दे रहे हो या इंस्पेक्टर का एग्जाम दे रहे हो या मिनिस्ट्रियल स्टाफ का। इसमें सिंपली इतना दिया गया है कि एनी फैमिली और एनी बॉडी, मतलब बेसिकली फैमिली मतलब कपल, हस्बैंड एंड वाइफ, उनके लिए कि अगर कोई कपल या कोई व्यक्ति पोर्चुगीज सिविल कोड से कंडक्ट होता है, गवर्न होता है, इन दैट केस ऑल इनकम जैसे सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, ये सारे इनकम के हेड होते हैं, 5 हेड। अब सेक्शन 13 पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, है ना। तो यहाँ पे ये वाले प्रॉपर्टी अगर है और ऐसे फैमिली क्या है जो कि पोर्चुगीज सिविल कोड के अंतर्गत गवर्न होता है, तो उनका डिवीजन जो है 50-50 में बढ़ जाएगा, पति पत्नी में, कपल में, है ना, ध्यान रखिएगा, हस्बैंड एंड वाइफ। और जो भी इसके अंतर्गत जो भी एसेट बनता है इस प्रॉपर्टी का 50-50 हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में बंटने के बाद जो भी अमाउंट बनता है सेपरेटली वो टैक्सेबल होगा, दैट विल बी इनकम जनरेटेड इन इंडिया। क्लियर? एक्सेप्ट सैलरी, जो कि सैलरी जिस भी व्यक्ति को जनरेट हो रहा है, अगर वो हस्बैंड को जनरेट हो रहा है तो सिर्फ हस्बैंड के पास जाएगा, अगर वो वाइफ के पास जनरेट हो रहा है तो सिर्फ वाइफ के पास। सैलरी कैन नॉट बी डिवाइडेड। बेसिकली अपोर्शन मतलब होता है इक्वलाइजेशन, बंटवारा, सेपरेशन। तो जो भी फंड पोर्चुगीज गवर्निंग फैमिली को मिलता है या उनके फैमिली प्रॉपर्टी से इनकम जनरेट होता है, दैट इज डिवाइडेड अमॉन्ग हस्बैंड एंड वाइफ एक्सेप्ट सैलरी। ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि पोर्चुगीज गवर्न फैमिली के लिए जो भी डिवीजन होता है प्रॉपर्टी का, जो इक्वलाइजेशन होता है, डिवीजन होता है, तो इनमें से कौन कौन सा इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगा अमॉन्ग कपल। तो ये दो चारों चीज डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन सैलरी सिर्फ नहीं होगा। सैलरी विल बी द इंडिविजुअल्स ओन इनकम। क्लियर? तो ये आपका इससे रिलेटेड रहेगा। आप ध्यान से पढ़िएगा इस सेक्शन को, और बाकी तो हम लोग ऑफलाइन क्लास में डिस्कस कर ही रहे हैं।
चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड स्टे ट्यून टू एकोलॉल चैनल। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो MCQs, जो शॉर्ट्स वीडियो टैक्स बाइट के तौर पे आप लोगों को अपलोड करता हूँ, उस वीडियो को पॉज करके उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर डालिए, देन आई विल रेस्पॉन्ड कि यस आपका करेक्ट है या नहीं है, प्लस में आपके लिए भी वो फायदेमंद होगा। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।